सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मनुस्मृति ने नियम बनाकर ब्राह्मणों को छूट दी थी, कई रियायतें दी थी, जिससे कि ब्राह्मण संपन्न रह सके, ब्राह्मणों के ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच न आए। अब आज के इस एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मनुस्मृति ने वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत कैसे बनाया, यानी वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कैसे बनाया। इसे हम आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो साथियों, पिछले कुछ एपिसोड में हमने ये जानने का प्रयास किया कि मनुस्मृति का निर्माण क्यों किया गया। तो मनुस्मृति लिखने के पीछे या कानून बनाने के पीछे ब्राह्मणों का जो मूल मकसद था, उसमें पहला उनका मूल मकसद था या मूल उद्देश्य था मनुस्मृति के कानून बनाने के पीछे, वो था बुद्धिज्म और बुद्ध धम्म को समाप्त करना। तो उसमें कई सारे ऐसे नियम बनाए जो कि बौद्धों के विरोध में है। बौद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों के बीच में दरार डालने वाले नियम है, और बौद्धों को किसी भी प्रकार का सम्मान न देने की बातें वगैरह वगैरह की है। तो ये पहला उद्देश्य था बुद्ध धम्म को समाप्त करना या प्रभावहीन बनाना। दूसरा, मनुस्मृति लिखने के पीछे ब्राह्मणों का दूसरा मेन मकसद था, वो था ब्राह्मणी वर्चस्व को स्थापित करना। इसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों के समर्थन में कई सारे नियम बनाए, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया, उनको आर्थिक छूट दी, उनको विशेषाधिकार दिए, एकाधिकार दिए। इन सब बातों की चर्चा हम पिछले कुछ एपिसोड में हम कर चुके हैं। तो पहला मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धम्म को प्रभावहीन करना, और दूसरा मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना। मनुस्मृति का तीसरा मुख्य जो उद्देश्य था वो था वर्ण व्यवस्था को वंशानुगत बनाना, यानी जन्म आधारित बनाना। तो अब मनुस्मृति ने नियम बनाकर वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कैसे बनाया, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि पहले की वर्ण व्यवस्था कैसे थी, यानी बुद्ध के समय की वर्ण व्यवस्था कैसे थी, या बुद्ध के पहले वर्ण व्यवस्था कैसे थी। और ब्राह्मणों ने जब वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट पहली बार इस दुनिया में लाया तो वो पहली स्टेज कौन सी थी, फिर बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अपग्रेड करते गए, और अंततः प्रतिक्रांति होने के बाद मनुस्मृति में या सुमिति भार्गव ने या ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के माध्यम से वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कैसे बनाया। तो इन बातों को समझने के लिए हमें पहले पूर्व की वर्ण व्यवस्था को समझना होगा। तो चलिए पहले की वर्ण व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बुद्ध के पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के अलग अलग चरण थे, उन चरणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो चरण था वर्ण व्यवस्था का, जब नया नया कॉन्सेप्ट ब्राह्मणों ने लॉन्च किया होगा वर्ण व्यवस्था का, क्योंकि ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति थी और गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था नागवंशी लोगों की थी, भारत के मूल निवासी नागवंशी बहुजन समाज के लोगों में गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को शामिल करना और वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज रचना करना, तो ये तो कठिन कार्य था। तो शुरू में जब ब्राह्मणों ने इस वर्ण व्यवस्था को लॉन्च किया था, तब वो पहला चरण क्या था, उसके क्या नियम थे, और वो किस तरीके से वर्ण व्यवस्था को समाज पर थोपने का कार्य कर रहे थे, तो इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहले चरण में क्या था कि किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण अधिकारियों के एक दल द्वारा होता था। उस दल को मनु या सप्तऋषि कहते थे। यानी वर्ण डिसाइड करने का जो काम था वो एक टीम करती थी, एक कमिटी करती थी, जिसे मनु और सप्तऋषि कहते थे। तो सप्तऋषि यानी 7 ऋषि और एक मनु यानी 8 लोग, टोटल 8 लोगों की ये टीम होती थी, मनु और प्लस सप्तऋषि थी, जो कि वर्ण का निर्धारण करती थी। ये वर्ण व्यवस्था के पहले चरण की हम लोग बात कर रहे हैं।
मनु उन लोगों का चुनाव करता था जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में होने के योग्य होते थे। इसका मतलब यह है कि मनु प्लस 7 ऋषि यानी सप्त ऋषि, ये 8 लोगों की टीम में से मनु का जो कार्य था, मनु का कार्य ऐसे लोगों को चुनना था जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में शामिल हो सकते हैं या वैश्य वर्ण में शामिल होने योग्य है। ये मनु का काम था। और सप्तऋषि का क्या काम था? वो 7 ऋषि मिलकर उन लोगों का चुनाव करते थे जो ब्राह्मण होने के योग्य होते थे, जिन्हें ब्राह्मण वर्ण में शामिल किया जा सकता था। तो यह कुल 8 लोगों की टीम थी, मनु और 7 ऋषि की। मनु क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में शामिल होने वाले लोगों का चुनाव करते थे और सप्त ऋषि ब्राह्मण वर्ण में शामिल होने वाले लोगों का चुनाव करते थे। अब चौथा पॉइंट है कि मनु और सप्तऋषि द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण में शामिल होने वाले लोगों को चुनने के बाद जो बच जाते थे वे सभी शूद्र कहलाते थे। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था निश्चित की जाती थी। यानी मनु ने क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को चुन लिया, सप्तऋषि ने ब्राह्मण वर्ण में शामिल होने लायक लोगों को चुन लिया। उसके बाद में जो बचे कुचे लोग होते थे उन लोगों को शूद्र घोषित कर दिया जाता था। और इस तरह से पहले चरण में यह वर्ण व्यवस्था की एक व्यवस्था बनाई गई थी। तो इस वर्ण व्यवस्था की और एक खासियत क्या थी इस पहले चरण की? ये वर्ण व्यवस्था 4 साल के लिए होती थी। तो 4 साल तक के लिए लोगों को डिसाइड किया जाता था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है। ये 4 साल तक के लिए प्रभावशाली होता था। 4 साल बाद में फिर चुनाव प्रक्रिया होती थी। और पिछले बार जिसको शूद्र बनाया गया तो 4 साल बाद जो चुनाव प्रक्रिया होगी तो ऐसा हो सकता था कि पिछले बार जिसको शूद्र बनाया गया इस बार वो ब्राह्मण बन जाए, पिछली बार जिसको क्षत्रिय बनाया गया इस बार वो वैश्य बन जाए, पिछली बार जिसको वैश्य बनाया गया इस बार वो क्षत्रिय बन जाए, पिछली बार जिसको ब्राह्मण बनाया गया इस बार चुनाव में वो शूद्र घोषित हो जाए। तो ये हर 4 साल में चुनाव होता था और ये कोई जरूरी नहीं था कि जिसको पहले ब्राह्मण बनाया गया है वो बाद में भी ब्राह्मण ही बनेगा, वो बाद में शूद्र भी बन सकता था। यानी वर्णों के बीच में आपस में लोगों का जो वर्ण है वो चेंज होते रह सकता था और ये चुनाव की प्रक्रिया हर 4 साल में होती थी। तो जो पहला चरण था उस पहले चरण में मनु और सप्तऋषि ये गुण और कर्म के आधार पर लोगों का चुनाव करते थे कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा और कौन शूद्र होगा। और जिस काल में या जिस वर्ष में वर्णों में व्यक्तियों की अदला बदली होती थी उसे मनवंतर कहते थे। तो पहले चरण की जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी ये कुछ विशेषताएं थी। अब ये पहले चरण की जो परंपरा है इससे 2 बातें हमें स्पष्ट हो जाती है। पहली ये कि वर्ण का निर्धारण लोगों की एक स्वतंत्र सत्ता या एक दल द्वारा होता था जो मनु और सप्तऋषि कहलाते थे। यानी एक अलग से कमिटी बनाई जाती थी मनु और सप्तऋषियों की, उनके द्वारा वर्ण का निर्धारण होता था। दूसरी विशेषता ये थी कि एक निश्चित अवधि के बाद वर्ण में परिवर्तन किया जा सकता था। यानी 4-4 साल बाद में वर्ण चेंज हो सकते थे, इसमें परिवर्तन किया जा सकता था। अब ये जो पहले चरण की प्रक्रिया थी, इस पहले चरण की प्रक्रिया को हमने जाना, इसके विशेषता को जाना। अब इस पहले चरण की प्रक्रिया की कमियां क्या थी? तो कमी ये थी कि प्रौढ़ व्यक्तियों के वर्ण का निर्धारण किया जाता था। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता था, 20 साल का, 21 साल का, 25 साल का, तो बड़े होने पर प्रौढ़ लोगों का वर्ण निर्धारण होता था। ये बचपन से या छोटेपन से वर्ण का निर्धारण नहीं होता था, ये पहले चरण में था। ठीक। दूसरा, मनु और सप्तऋषि एक प्रकार का चयन मंडल था जो गुण और कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण करता था। दूसरा, यह निर्धारण अनियमित रीति से होता था। और चौथी कमी जो थी वो ये थी कि यह निश्चित अवधि के लिए था। ये एक बार वर्ण का निर्धारण हो गया तो मरने तक रहेगा ऐसा नहीं था, बल्कि 4-4 साल के लिए था, एक निश्चित अवधि के लिए था। और वर्ण परिवर्तित होते रहते थे। तो ऐसी वर्ण व्यवस्था से ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ नहीं था। अब वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्राह्मणों ने लॉन्च किया, और ब्राह्मणों को ही अगर कोई लाभ नहीं होगा
तो फिर ऐसी वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब तो है नहीं। तो ब्राह्मणों का उद्देश्य तो ब्राह्मणों का वर्चस्व और एकाधिकार हासिल करना था, लेकिन वो शुरू में ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए पहला जो चरण अपनाया वो चरण बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल रखा। और फ्लेक्सिबल इसलिए रखा ताकि आम जनता का वर्ण व्यवस्था को समर्थन हासिल हो सके। अब ब्राह्मण जब आम जनता में गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आपके गुण और कर्म के आधार पे एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिससे कि समाज का संचालन बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो बुद्धिमान लोग हैं उनको ब्राह्मण में रखा जाए, जो बलशाली है उनको क्षत्रिय में रखा जाए, जो बिजनेस का काम बढ़िया कर सकते हैं उन्हें वैश्य में रखा जाए, और जो सेवा का काम, मजदूरी का काम, खेती का काम कर सकते हैं उन्हें शूद्र वर्ण में रखा जाए। तो इसमें कोई हरकत तो है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर अपने अपने गुण व कर्म के आधार पे अलग अलग वर्ण में अगर रहेंगे तो वो अपने अपने गुणों का और अधिक विकास कर सकते हैं। अब इस टाइप की जो भी बातें हैं उस समय बुद्ध के पहले की जो बात है, जब पहली बार वर्ण व्यवस्था लॉन्च की गई होगी तो पहले चरण में ब्राह्मणों ने ये सारी बातें रखी और लोगों को लगा होगा कि ये भी सही है, और ये कोई निश्चित तो है नहीं कि वो एक बार वर्ण में शामिल हो गए तो मरने तक रहेंगे। वो तो हर 4 साल में बदलते रहेगा। आप अपने गुणों का विकास करो, हर 4 साल में अपना वर्ण बदल लो। लोगों को लगा होगा ये तो सही प्रक्रिया है, ठीक है ये। तो ये पहला चरण था, लेकिन इस पहले चरण से ब्राह्मणों को विशेष लाभ नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों के माइंड में तो था कि हमें वर्चस्व स्थापित करना है, लेकिन लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई थी। तो इससे ब्राह्मणों को कोई विशेष लाभ नहीं था।